खबर कर्नाटक से, जहां डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर चल रहे अवैध संपत्ति के केस में एक बड़ी खबर है। कर्नाटक सरकार सीबीआई जांच वापस लेने की सिफारिश करेगी। कर्नाटक सरकार पुलिस या लोकायुक्त को जांच दे सकती है। बीजेपी जो है सरकार के दौरान इस केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। बीजेपी ने इस मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। Very carefully, the wrong decision that was taken by the last government. We have considered the opinion given by the Advocate General of the last government and also our Advocate General. And we have, the Cabinet has come to a decision that the decision taken was not in accordance with the law. और अगली खबर भी कर्नाटक से, जहां जातिगत जनगणना के नतीजे सार्वजनिक करने को लेकर कांग्रेस सरकार की कैबिनेट में विरोध खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ जहां वोकालिगा जाति से आने वाले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसका खुलकर विरोध किया है, वहीं लिंगायत मंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया काफी दबाव में है। एक तरफ राहुल गांधी कास्ट सेंसस की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कैबिनेट मंत्री विरोध में है। कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के दो मजबूत मंत्री वक्कलिगा डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री हैं और लिंगायत ईश्वर खंडरे वन और पर्यावरण मंत्री। दोनों जातिगत जनगणना के नतीजे सार्वजनिक करने के खिलाफ हैं। डीके शिवकुमार ने वक्कलिगा समाज के उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें जातीय जनगणना को खारिज करने की मांग है। अब लिंगायत नेता ईश्वर खंडरे ने भी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बता दिया है कि लिंगायत इसके खिलाफ है। जातीय जनगणना का विरोध नहीं है, सिर्फ आपत्ति इस बात पर है कि हमारे लिंगायत समाज को इसमें अहमियत नहीं दी गई। मैंने मुख्यमंत्री को इससे अवगत करा दिया है। मैं कैबिनेट की बैठक में अपनी बात रखूंगा और मुख्यमंत्री से फिर बात करूंगा। दरअसल राज्य की ये दोनों मजबूत जातियां इसलिए नाराज हैं कि जातीय जनगणना की लीक रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति और मुसलमानों की आबादी इन दोनों से ज्यादा है। यानी लिंगायतों और वक्कलिगा के वर्चस्व को लेकर जो आम धारणा है वो खत्म हो सकती है। हालांकि दलील वो ये दे रहे हैं कि सर्वे वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया गया, जबकि ओबीसी कमीशन इसे गलत आरोप बता रहा है। ओबीसी कमीशन की तरफ से ही 2015-16 में सर्वे करवाया गया था। No, data is not missing. कोई डेटा गायब नहीं हुआ है। हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट दोनों ओरिजिनल कॉपी सर्वे की हैं। ये सर्वे हर जिले के डीसी की निगरानी में शिक्षकों से करवाया गया था। जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उनकी मंशा गलत है। राज्य ओबीसी कमीशन के मुताबिक 80% से ज्यादा आबादी को सर्वे में शामिल किया गया। राहुल गांधी कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, लेकिन यहां कर्नाटका में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार की कैबिनेट कास्ट सेंसस को लेकर बटी हुई है। इनमें मतभेद है। लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ये तय नहीं कर पा रहे कि वो करें तो क्या करें। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। सिलक्यारा सुरंग में 13 दिन से फंसे 41 मजदूर अब बचाव दल से कुछ मीटर की दूरी पर रह गए हैं। मजदूरों को निकालने का अभियान जब अपने अंतिम चरण में है, अब बताया जा रहा है मजदूरों तक खाना पानी, दवाएं, ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है, उनको पहुंचाई जा रही है और अंदर फंसे हुए मजदूरों के साथ लगातार वॉकी टॉकी से संपर्क उनसे बनाया हुआ है। उन तक पहुंचाए गए कैमरे से उनको देखा भी जा रहा है। आपको बता दें कि बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए खुद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह कल वहां पर घटनास्थल पर मौजूद थे और अब तक 48 मीटर से ज़्यादा पाइप ड्रिल किया जा चुका है और करीब 9 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। रात को मशीन में फिर से खराबी आ गई थी, जिसके चलते उस खराबी को एक्सपर्ट्स दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि आज दोपहर तक मजदूर सुरंग से बाहर निकाले जा पाएंगे। ड्रिलिंग मशीन है, उसको उसके फाउंडेशन पे स्ट्रांगली बिठाना था।
वो काम हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके, फिर लंबा काट करके, छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करेंगे। उम्मीद है शाम तक अगर सब ठीक रहा तो हम लोग नीता शर्मा वहीं पर मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीता, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं? तमाम जो ब्रीफिंग हो रही है उसमें क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या क्या जानकारी? तमाम तरह की एजेंसीज यहाँ पर जया लगी हुई हैं। ये लास्ट बिट ऑफ एफर्ट जो है वो चल रहा है। अब लास्ट 9 मीटर बचे हैं जिसमें जो दूरी है मजदूरों के बीच में। हमारे साथ भास्कर खुलबे साहब हैं। सर हमारे साथ सर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो यहाँ पर बचाव काम चल रहा है। अब आखिरी बिट जो बची है वो क्या बची है? आखिरी काम जो इस समय चल रहा है वो पाइप के मुंह को काटने का चल रहा है, और क्योंकि वो स्क्वीज हो गया था प्रेशर से, तो वो काम अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि 9 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर हमारी वेल्डिंग की असेंबली और पाइप की असेंबली करने के लिए जो समय चाहिए वो लेने के बाद हम 11:30-12 बजे तक अपना काम ऑगर ड्रिलिंग का फिर से चालू कर पाएंगे। सो ऑगर ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी तो उस मजदूरों तक जो 9 मीटर का जो डिस्टेंस अब रह गया है सर, उसे काटने में कितना समय लग सकता है? मतलब अमूमन मतलब लाइक एस्टिमेशन इज दैट बाय 6 o'clock वी शुड बी विद देम। you will be with them and sir आप लोग कंटिन्यूसली उन लोगों से बात कर रहे हैं तो किस तरह का हो रही है? बिल्कुल बहुत अच्छा उनका मनोबल है। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड दे आर वेरी हैप्पी that we are trying to reach them as soon as possible. And sir what kind किस तरह की emergency services are on standby यहाँ पर आसपास? Anything that you contemplate can happen to people who are inside in a claustrophobic environment for about 13 days. All those arrangements are there in place. Thank you so much sir. So ये भास्कर खुलबे साहब थे जो प्रधानमंत्री कार्यालय के एडवाइजर हैं, फॉर्मर एडवाइजर हैं। वो इस एरिया में पूरा जो बचाव का काम चल रहा है उसे वो देख रहे थे, ये बताया जाता है। और यहाँ पर जैसा कि जया वो कह रहे थे कि 12 बजे के और 3 बजे के बीच में जो है होपफुल है कि वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। 6 बजे तक जो सारे मजदूर हैं वो कह रहे हैं बाहर निकाल लिए जाएंगे। जो ये काम है एनडीआरएफ के लोगों से भी मैं जब बात कर रही थी, उन्होंने स्पेशल टाइप के स्ट्रेचर्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। जो स्ट्रेचर्स हैं उनमें व्हील्स लगाए हैं, उन्होंने पहिए लगाए हैं, उन्हें रोल आउट करके बाहर जो है वो लाया जाएगा। जैसा कि अभी खुलबे साहब भी कह रहे थे कि लगातार जो मजदूर अंदर हैं उनसे बातचीत भी जो है वो चल रही है, डॉक्टर्स की बातचीत भी चल रही है और बाकी लोगों की भी चल रही है। तो इसलिए उनको होप तो है कि वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे और एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी जो काम है उनके जो मतलब उनको रिव्यू जो है उस काम का जो है वो किया जा रहा है, तो वो भी होपफुल है। उनकी मानसिक स्थिति और हेल्थ वाइज भी वो सही है। गर्म खाना उन तक पहुँचाया जा रहा है जो पाइप ड्रिल किया गया था, और जो ऑगर मशीन है वो उसका जो ग्राउटिंग करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो भी जो है वो शुरू होने वाले। अलग अलग तरीके का काम यहाँ पर चल रहा है जया। कोई ड्रिलिंग कर रहा है, कोई मिट्टी को जो है वो सेटल कर रहा है, कोई एग्जॉस्ट पाइप से फ्यूम्स बाहर निकाल रहा है, तो वो लगातार जो काम है वो चल रहा है। इस बीच जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर रोड्स के मिस्टर वीके सिंह वो दोबारा यहाँ पर आ गए हैं। वो यहाँ पर कैंप किए हुए थे, यहाँ से इस एरिया से लगभग थोड़ी ही दूर। इवन जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इसी एरिया में कैंप किए हुए हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार इस इशू को लेकर मॉनिटरिंग हो रही है। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस पूरे अपडेट के लिए। उम्मीद करते हैं जो तमाम जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं सुरक्षित जल्द से जल्द वो आज ही बाहर आ पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नीता। और वहीं उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त लग रहा है, लेकिन सबको ये विश्वास है कि ऑपरेशन कामयाब होगा। और इस अभियान में एक साथ 2 मोर्चों पर काम चल रहा है। एक तरफ मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का पूरा मिशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के बाहर निकलने के बाद की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल तक सब कुछ तैयार है, बस इंतजार है मजदूरों के बाहर आने का।
चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच मजदूरों से बात कर उनकी हिम्मत लगातार बढ़ाई जा रही है। गुरुवार सुबह सीधे मुख्यमंत्री ने मजदूरों से बात की। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना। ये टनल में 8 राज्यों के कुल 41 मजदूर फंसे हैं, जिनमें झारखंड के 15, उत्तर प्रदेश के 8, बिहार के 5, ओडिशा के 5, पश्चिम बंगाल के 3, उत्तराखंड के 2, असम के 2 और हिमाचल प्रदेश का 1 मजदूर है। इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एक पाइप को टनल में डाला गया है और इस पाइप के सहारे ही ये मजदूर सुरंग से बाहर निकलेंगे। अब जरा पाइप और टनल के गणित को समझ लीजिए। सुरंग में करीब 60 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे हुए हैं। रास्ते में ढेर सारा मलबा है, मलबे के पार पाइप को पहुंचाना है। एक पाइप 6 मीटर का है। 60 मीटर के हिसाब से 6 मीटर के कुल 10 पाइप लगेंगे। पाइप का रेडियस 800 mm है। पाइप से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए स्पेशल स्ट्रेचर तैयार किए गए हैं। सभी प्रिपरेशन पूरी की गई है, चाहे वो मेडिकल वाली प्रिपरेशंस है या फिर उनको रेस्क्यू करना है, उनको कैसे हॉस्पिटल में ले जाना है, हर एक प्रिपरेशन पूरी कर ली गई है। एम्बुलेंस का एक काफिला तैयार किया गया है, चॉपर्स को स्टैंड बाय रखा गया है, हॉस्पिटल को तैयार किया गया है। तो बस कुछ पल और कुछ घंटे इंतजार करना है और उसके बाद वो लोग बाहर आएंगे। एक बड़ी चुनौती करीब 2 हफ्ते अंधेरे में रहने के बाद रोशनी में लौटे मजदूरों की सेहत का ध्यान रखने की भी है। एक मजदूर को बुखार बताया जा रहा है, उसके लिए दवाएं भी भेजी गई हैं। उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम बिल्कुल ठीक हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब ये सारी चीजें दवाइयां वगैरह जाने लगी तो कुछ लोगों को, जैसे कल भी हमने बताया था, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, 1-2 लोगों को हल्का हल्का फीवर का था और अब सभी लोग अंदर, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस तैयार है। यहाँ पे एम्बुलेंसेज जो हैं वो स्टैंड बाय पे रखी गई हैं। तकरीबन 31 एम्बुलेंसेज हैं जिन्हें स्टैंड बाय पे रखा गया है। यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं स्टैंड बाय पे। सर, किस तरह की पिछले 1 दिन से तैयारियाँ जो हैं वो लगातार चल रही हैं जहाँ तक मेडिकल इमरजेंसी का स्टैंड बाय है, तो क्या क्या स्टैंड बाय पे रखा हुआ है और साथ में क्या बोला जा रहा है कि कितना समय लगेगा? मैं अभी समय का तो कुछ हमें अपडेट करा दिया, हमें स्टैंड बाय पर रखा गया है। बाकी हमारी एम्बुलेंस पूरी वेल इक्विप्ड है। अगर किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है उसको हैंडल करने के लिए पूरा हमारा स्टाफ पैरामेडिक जो है पूरा उसके ट्रेंड है। मजदूरों की शुरुआती जांच सुरंग से बाहर निकलते ही की जाएगी। उसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया जाएगा। करीब के ही चनियाली सौड़ में एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। यहाँ 41 बेड लगाए गए हैं। अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार है, मतलब एम्बुलेंस को रास्ता एकदम क्लियर मिलेगा। उत्तरकाशी से नीता शर्मा, किशोर रावत और मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वहीं हमारे सहयोगी तनिष्क ने सुरंग में फंसे हुए मजदूर राम सुंदर की मां से उनके घर जाकर बहराइच में बातचीत की। सुनते हैं। हम इस वक्त राम सुंदर की माता जी के साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम? धनपति। तो आपकी अभी आखिरी बार कब आपको खबर मिली वहाँ की कि क्या स्थिति है? खबर तो नहीं आवा है, वह जौन मोबाइल में देखा जाते वह देखी थे, वह सुनी थे खबर, और वैसी के खबर कोई नहीं भेजा है कि मेरे है वो मेरा है कह के। लड़का गए 4 महीना हुईगा, 4 महीना हुईगा, दीपावली के दिन ये हाल हुईगा। हमारे बच्चे घरे आई जाए, यह हमारा जीव का हाथ है कि आज हमारा लड़का आई जाए, कल आई जाए, बस आ जाए, है ना? हाँ, हमारा दिल कहता है कि हम कब अपन बच्चे के यहाँ देखी। बहुत दिल रोट है हमारा बच्चे के यहाँ। आज 12 दिन हुईगा, बच्चे हमारा कब देखा, कहीं कब बोली लगा, दिन भर रोई थी, क्या करे।
एक टाइम भोजन नहीं मिलत है तो दोसर मिल के जीव करत है घर ही वो अंदर का खाते का नहीं खाते हमरे बेटा हमें बच्चे के बहुत जल्दी कोशिश कर दिया भैया आप लोग पराठा करी थे बहुत जल्दी निकल जी हैं 12 दिन हो गए पूरा टोटल दीपावली उपावली कुछ नहीं मनाए कस दीपावली है कस का है एक कौन चीज नहीं खाइन पियन वैसे पड़ रहा खाना वैसे ही पड़ रहा जाता वही खवाई दी समझे बुझाई तो थोड़े थोड़े खा ली तो नहीं वो रही जाता है खाया शंकर भगवान भोलेनाथ बाबा कौनो मेर के हरियर कह दे हमरे बच्चन के जील हरियर कह दे निकाल दे भगवान बस ये मनाई थे भैया आ जाइए जल्दी आ जाइए सब वहाँ पे स्वस्थ हैं आ जाइए। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इजराइल और हमास के बीच आज से हो रहा है युद्ध विराम क्या कुछ होगा उस दौरान पूरी खबर ब्रेक के बाद। और जम्मू कश्मीर के राजौरी से खबर जहां घने जंगलों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट, पैराट्रूपर सचिन लौर शहीद हो गए। और यहां पर आप देख रहे हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इन 5 शहीदों को राजौरी में इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके बाद इनके पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक इनके घर तक पहुंचाया जाएगा, जहां इन 5 का अंतिम संस्कार होगा, उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले 2 दिन से ज़्यादा चले मुठभेड़ में आपको हम बता दें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की कोशिश भी भारतीय सेना ने नाकाम कर दी थी और इस एनकाउंटर में पाकिस्तानी आतंकी कादरी भी मार गिराया गया है। वो लश्कर-ए-तैयबा का स्नाइपर था और राजौरी में 1 साल से वो सक्रिय था। पाकिस्तान का जो आतंकी कादरी है वो कम से कम 3 आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बता दें इजराइल और हमास के बीच आज से 4 दिन का युद्ध विराम शुरू हो रहा है। सीज फायर शुरू होने जा रहा है। भारतीय वक्त के हिसाब से ये अब से करीब 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा युद्ध विराम। हमास की ओर से ये भी कहा गया है कि युद्ध विराम के बारे में पुष्टि यहां पर कर दी गई है और इस डील में इजरायली बंधकों के अलावा करीब 150 फिलिस्तीनियों को भी छोड़ा जाना है। तो इजराइल जो है 150 फिलिस्तीनी जो कैदी हैं उनको छोड़ेगा, वहीं हमास की तरफ से भी बंधक छोड़े जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उमा, युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, आज उसकी शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मान लिया जाए जब सीज फायर है तो इजराइल की तरफ से जो लगातार बमबारी चल रही थी वो पूरी तरह से इन 4 दिन तक रुकी रहेगी। जी बिल्कुल, सीज फायर को लेकर जो सहमति बनी है उसमें यही है कि 4 दिनों तक इजराइल की तरफ से कोई भी हमला नहीं होगा, न तो ज़मीनी हमला होगा न हवाई हमला होगा। और इन 4 दिनों के दौरान जो है वो किश्तों में जो बंधक हैं वो छोड़े जाएंगे। आज 10:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से, यानी अब से थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद जो ये सीज फायर जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बंधक छोड़े जाने की बात है वो स्थानीय समय के हिसाब से शाम 4 बजे, यानी कि भारतीय समय के हिसाब से शाम 7:30 बजे के आसपास जो बंधकों को छोड़ा जाएगा।
आज जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 12 से 13 बंधकों को छोड़ा जाएगा हमास की तरफ से, और साथ ही साथ जो करीब 40 जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, फ़िलिस्तीनी कैदी जो कि 2 जेलों में बंद हैं इजराइल के, उनको छोड़ा जाएगा। इन कैदियों को पहले हाइफा लेकर जाया जाएगा और वहाँ से रामल्ला उनको भेजा जाएगा रेड क्रॉस के जरिए। इस तरह की जानकारी जो है वहाँ से निकलकर सामने आई है। जहाँ तक बंधकों की बात है तो 50 में से 12-13 बंधक जिसकी बात कर रहा था वो आज छोड़े जाएंगे और अगले 4 दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। 12-13 करके हर दिन बंधक जो है छोड़े जाएंगे और इस 4 दिनों के दौरान गाज़ा में जो मदद सामग्री है वो भी पहुँचाई जाएगी, क्योंकि अब तक जो मदद सामग्री पहुँची है वो बहुत कम मात्रा में रही है। जिस तरह की ज़रूरत है वहाँ पे उस तादाद में वहाँ पर जो मदद है वो नहीं पहुँच पा रही है और लाखों लोग क्योंकि बेघर हुए हैं, शरणार्थी के तौर पे दक्षिणी गाज़ा में पनाह लेने को मजबूर हुए हैं, तो मदद सामग्री भी पहुँचने देने की जो मांग है वो लगातार लंबे समय से की जा रही थी और इस 4 दिनों का इस्तेमाल जो है इसके लिए भी किया जाएगा। अगर जो हमास की तरफ से इस बात को लेकर आगे सहमति बनती है, हालांकि अभी 50 बंधकों को छोड़ने को ही वो तैयार हुआ है, अगर आगे सहमति इस बात को बनती है कि वो 100 बंधकों को छोड़ेगा तो इजराइल ने अपनी तरफ से एक लिस्ट तैयार की है जिसमें 300 कैदियों को छोड़ने की बात उसने की है। लेकिन ये आगे की बात है। फिलहाल आज 10:30 बजे से जो इजरायली तोपखाने के जो गोले हैं वो गाज़ा पर बरसने बंद हो जाएंगे, लेकिन 4 दिनों के बाद, जैसा कि नेतन्याहू ने खुद ऐलान किया है कि युद्ध विराम की अवधि खत्म होने के बाद फिर उसी ताकत के साथ इजराइल जो है हमास के खिलाफ अपने हमले जो है वो फिर से जारी करेगा। बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक सीज फायर की कोशिशें हो रही थी। इसमें कतर की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, शुरुआती तौर से ही कतर जो है लगातार मध्यस्थता करता रहा और कतर के साथ साथ जो इजिप्ट है उस तरफ से भी जो बातचीत है वो की जाती रही। कई हफ्तों तक ये बातचीत चली। हमने लगातार अपने दर्शकों को बताया कि कब कब ऐसे मौके आए जब ये खबर निकलकर सामने आई कि दोनों ही पक्षों के बीच युद्ध विराम हो सकता है या बंधकों की रिहाई जो है हो सकती है। अलग अलग तरह की शर्तें जो है वो हमास की तरफ से रखी गई। एक तो शर्त पहले ये भी आई थी कि ईंधन के बदले वो बंधकों को रिहा करना चाहता है, लेकिन इजराइल ने इसके लिए ना कह दिया। और दूसरी जो शर्त है वो ये भी रखी थी कि जो गाज़ा के जो फिलिस्तीनी जो इजराइल की जेलों में बंद हैं उन सभी बंधकों को, उन सभी कैदियों को छोड़ा जाए, लेकिन इसके लिए भी इजराइल ने मना कर दिया। लेकिन अब जाकर जो सहमति बनी है उसमें कुछ कैदियों को छोड़ने की जो बात है वो इजराइल ने मानी है। हालांकि ये वो कैदी हैं जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप नहीं हैं, स्टोन पेल्टिंग जैसे आरोप हैं, सुरक्षा को खतरा पैदा करने जैसे आरोप हैं। एक जो कैदी जिसको कि छोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप है। तो कम गंभीर आरोप वाले कैदियों को इजराइल ने छोड़ना मुनासिब समझा है अपने बंधकों के बदले। लेकिन अगर जो ये युद्ध विराम सुचारू रूप से नहीं चलता है तो जाहिर सी बात है कि फिर से इजराइल जो है अपने हमले जारी रखेगा। लेकिन एक बात और इजराइल ने साफ की है कि उसने ये कहा है कि हर 10 बंधकों के बदले अगर हमास अपनी तरफ से हर 10 बंधक को छोड़ता है तो उसके बदले 1 दिन का युद्ध विराम जो है वो इजराइल बढ़ाएगा। यानी कि 190 बंधक बचे रह जाएंगे 4 दिनों के बाद, 50 बंधकों की वापसी के बाद। तो अगर 10-10 करके बंधक छोड़ता है तो ये युद्ध विराम जो है उस हिसाब से और लंबा होता जाएगा। लेकिन अगर वो डील नहीं हो पाती है उस तरह से तो फिर इसको जो है 4 दिनों के बाद अपना युद्ध जो है दोबारा शुरू कर देगा इजराइल। जी उमा, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपके पास हम वक्त वक्त पर लौटते रहेंगे। भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो और फेक कंटेंट से सख्ती से निपटने के लिए एक नया कानून लाने का फैसला किया है। इस कानून में क्या कुछ होगा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारी डेमोक्रेसी पे बड़ा एक खतरा ये उभर के आया है। जरूरत है कि जल्दी से जल्दी इस पे स्टेप्स लिए जाए, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो। हर एक तरह के स्टेप्स हमको लेने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीप फेक वीडियो के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए गुरुवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। लगभग 2 घंटे चली बैठक में सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अगले 10 दिन में 4 स्तर पर पहल के लिए एक नया एक्शन प्लान तैयार किया जाए। डीप फेक कंटेंट या सामग्री पोस्ट होने से पहले और बाद में उसे जल्दी डिटेक्ट किया जाए। डीप फेक कंटेंट वायरल होने से रोकने के लिए प्रभावी तंत्र होना चाहिए। प्रभावी और शीघ्र रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध होना चाहिए और समाज में डीप फेक के खिलाफ व्यापक जागरूकता बढ़ाना जरूरी होगा। रेगुलेशन इन 3 तरीकों से हो सकता है। उसके ऊपर तुरंत आज से काम चालू होगा। कुछ काम पहले भी हुआ है और इसके ऊपर काफी
गंभीरता के साथ काम हुआ है, या तो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस रूल्स को चेंज करेंगे या नए रूल्स लाएंगे या नया कानून लाएंगे। इनमें से किसी एक तरीके से इसमें रेगुलेशन आएगा। इस मामले में जल्दी ही माईगॉव पोर्टल पर आम लोगों से उनके सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। डीप फेक का डिटेक्शन करना बहुत जरूरी है कि डीप फेक है या नहीं, पता करना बहुत जरूरी है कि ये डीप फेक सिंथेटिक है या नेचुरल है, ये पता करना जरूरी है। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, every interested person, please share your suggestions. We will be opening a platform very soon for your suggestions. डीप फेक वीडियो के मसले पर कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10 दिन बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में सभी सोशल मीडिया कंपनियों और स्टेक होल्डर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में डीप फेक वीडियो की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए प्रस्तावित नए रेगुलेशंस या एक नए कानून के विकल्प पर आगे चर्चा की जाएगी। दिल्ली से कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।